इसलिए कभी कामयाब नहीं हुई। जब भी हम लोग इसमें लग के काम करेंगे लगातार तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भी राहुल के साथ पिछले 5-6 सालों से लगातार बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा, फिर राहुल ने मेरे को सभी जगह जोड़ा है। बाकी उसके बाद से ही मैंने सारी और बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। अभी लास्ट ईयर मेरा MDRT कंप्लीट हुआ है, इसमें सब सारा राहुल का ही सहयोग था। बेसिक कहने को कुछ भी ताऊ जी कहे या जो भी हो, एक अलग चीज है, ये सम्मान की बात है। बाकी यहाँ तक और मीटिंग्स वगैरह में ले जाने का श्रेय सारा राहुल को जाता है। तो वनिता जी वो तो क्रेडिट बाद में खेलेंगे हम। आप ये बताओ कि आप ये जो आपने काम शुरू करा, इंश्योरेंस बिजनेस का जो आपने काम शुरू करा, ये आपकी फर्स्ट चॉइस का काम था या आपने बाद में बाय मजबूरी में या डिफॉल्ट, जैसे हमारे बिजनेस की सबकी एक कहानी है मोस्टली, पहले कुछ और करते थे बाद में यहाँ पर आ गए, लेकिन आपकी स्टोरी क्या है कि मतलब आप इस व्यवसाय में कैसे आए, कब आए, किस तरह से आपने काम शुरू करा? मैं तो जानता हूँ, हमारे साथियों को जानना है। चलिए कोई बात नहीं। बेसिक में इसमें 93 में आया था फर्स्ट टाइम। उस समय हम लोग ऐसे ही पढ़ाई के साथ साथ जॉब की तैयारी कर रहे थे, कहीं जॉब मिल जाए। बस अचानक एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिले और उन्होंने कहा जी आप एजेंसी ले लो, इसमें ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो 92 में मैंने ज्वाइन किया था निजामुद्दीन ब्रांच से। तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे काम के लिए बोला तो मैंने कहा ठीक है मैं काम करूंगा। लेकिन जब 1 साल मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं मिला कुछ, क्योंकि खुद लगने लगा ऐसा जैसे हम किसी के लिए भीख मांग रहे हैं अपने लिए। तो 92 का मेरा ड्रॉप रहा। फिर 93 भी मैंने इंश्योरेंस को नहीं प्रेफर किया। फिर 94 में दोबारा मेरे को ज्वाइनिंग हुई। तो 94 में मैं जॉब के साथ साथ इसको कर रहा था, जिसमें जॉब की मंथली जो सैलरी दी और सैलरी के साथ जो 15 दिन का पे आउट मिला था इसका, तो पे आउट मेरा सैलरी से ज्यादा था अच्छा, कमीशन का। ठीक है। तो हमारे बॉस जो कि आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने कहा भैया सर्विस करनी है या LIC करनी है। तो मैंने कहा सर अभी तो छोट उसमें है, मैं दोनों ही चीज एक साथ करूंगा। तो उनके साथ एज ए असिस्टेंट मैंने 4 साल करीब उनके साथ काम किया मैंने। डी असिस्टेंट मानवचार्य जी के। जी। उसके बाद फुल टाइम फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मार्केट में ही काम करो। तो 2001 के बाद से तो 2005 तक फिर वही रहा, धीरे धीरे अपना जैसे चलती रही गाड़ी। तो 2008 और 9 के बाद से जब हमने काम को प्रॉपर किया, तो उसके बाद से लगातार अभी तक मेरी ZM क्लब मेंबरशिप है और लास्ट ईयर मेरी MDRT कंप्लीट हुई है। पर काम बहुत अच्छा है, समझ में लेट आया। मतलब मुझे भी आज ही पता लगा, मतलब मजाक में कहता था 91 का मेरा बोन है, 92 से आप LIC में हो। सोचो मैं चलना भी शुरू नहीं करा था। ठीक है, तो अब जैसे आपने कहा कि मैंने 92 में ज्वाइन करा, 93 तक करा, फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर 2001 से 2005, तो आपको ऐसे इस काम को करने में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आई और आपने उन समस्याओं को कैसे दूर करा? मतलब नॉर्मली हर एजेंट की कहानी एक ही है कि एक ये रेपुटेशन बिजनेस नहीं लगता, क्लाइंट मना कर देते हैं, तो आपके सामने भी ऐसी समस्याएं होगी, तो उनको कैसे नहीं दूर किया? नहीं, रेपुटेशन बिजनेस नहीं, बिजनेस तो बहुत ही रेपुटेटेड है। बिजनेस में कोई वो नहीं है। बेसिक क्या है कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं ना, सामने वाले लगता है कि ये अपने लिए आ रहा है, जबकि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्लाइंट का ही है। और फिर हम एक ही चीज को बार बार कहते हैं 4-5 बार जाके, तब कहीं आदमी मेच्योर होता है। तब तक ऐसा लगता है कि हम एक बैगर की तरह भीख मांग रहे हैं उससे, कि भाई पॉलिसी करा लो, पॉलिसी करा लो। तो और और उस समय का ट्रेंड था ऐसा, लेकिन अब तो धीरे धीरे चेंज हो गया काफी। अब तो लोग खुद भी अवेयर हैं और खुद भी उन चीजों को चाहते हैं। तो इसलिए अब बहुत अच्छा है काम करने का स्टाइल, पहले के हिसाब से आज का समय बहुत बेटर है। और आज लगातार कोई 5 साल सिर्फ मेहनत कर ले ईमानदारी से, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा सवाल मैं अपना पर्सनल पूछना चाहूंगा। आपने मानवचार्य जी का बताया, आपको बनाने में, मेरे को बनाने में, दोनों को बनाने में उन्हीं का रोल रहा, तो एक विकास अधिकारी का एजेंट की जिंदगी में क्या रोल होता है, आप क्या मानते एज ए दूसरा पिता, अगर सही रूप से मिल जाए तो वो दूसरा पिता, और नहीं मिले तो फिर तो अनाथ ही रहता है वो। हैं? आज तक की आपकी सबसे मुश्किल सेल कौन सी थी? ये थोड़ा टफ सवाल
सवाल है। ऐसा ऐसी कोई सेल जिसमें आपको लगा कि यार ये तो ना इसने तो पूरे घोड़े खुलवा दिए? कोई भी, दो भी होगी, दो भी चल जाएगी। नहीं, ऐसी सेल तो बहुत है जिसके अंदर काफी परेशानी होने के बाद डील कंप्लीट हुई है, पर उतनी नहीं है। हालांकि समस्या तो रहती है सभी उसमें केसेस में। फिर भी थोड़ा सा बताओ तो सही। कोई एक एक्सपीरियंस जिसमें कस्टमर ने आपको बार बार पोस्टपोनमेंट देते रहे हो और आप उनका फॉलो अप करते रहे हो, तो कितने टाइम तक वो फॉलो अप आपका चला और आप उसको प्रोसेस में कैसे लगे रहे? क्योंकि यहाँ पे ना एजेंट बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, 2 बार 3 बार कस्टमर ने मना कर दिया, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। नहीं, मैं एक्चुअल में एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे 5 साल लगातार मैं एक कस्टमर के साथ रहा। 5 साल तक? और 5 साल तक मतलब मेरे से कोई पॉलिसी नहीं थी, पुरानी पॉलिसियों की सर्विसिंग होती थी, और जब भी उसे सर्विस चाहिए होती थी इमीडिएट फोन करता था। कुछ मैं डिले भी कर देता था, क्योंकि भाई मुझे कुछ मिलना नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ टच में बराबर रहता था। 5 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद उसने जब मेरे को पॉलिसी दी तो सिर्फ 5 लाख की एक छोटी सी पॉलिसी दी। अच्छा। लेकिन उसके जुड़ने के बाद फिर उसने मेरे को अपना सर्कल बहुत बड़ा दे दिया, जो उसका फ्रेंड सर्कल था। तो आज की तारीख में करीब मेरे से उनके सर्कल के अराउंड 8 से 9 लाख रुपए प्रीमियम आता है। तो मतलब आपको 5 साल जो आपने लगाए वो 5 साल सफल हो गए? हाँ। तो मतलब अगर कोई क्लाइंट हमें बहुत ज्यादा ट्रका रहा है, गोली दे रहा है, तो ये कैसे पता लगे कि वो ट्रका रहा है, गोली दे रहा है, या वो जेन्युइन रीजन से कर रहा है? ये कैसे, कोई तरीका है इसका पता करने का? नहीं, तरीका तो कुछ नहीं है। अब मेन चीज वही है ना कि इंश्योरेंस भी आदमी अब सबसे लास्ट में रखता है उसको प्रायोरिटी। ठीक है। और एजेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती है, एजेंट बार बार जाके डायरेक्ट पॉलिसी की बात करता है। ठीक है। तो अगर हम लिंक में उससे जुड़े रहेंगे और पॉलिसी की बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। अब उसके बाद 5 साल में सिर्फ मैंने सर्विस दी है उसको, और कभी भी पॉलिसी के लिए नहीं बोला था। वो जिनके थ्रू मिलवाया था सिर्फ उन्होंने कहा था भाई कम से कम अब आप मिश्राई से कुछ तो मिश्राई को रिवार्ड दीजिए, तब उन्होंने एक छोटी सी पॉलिसी ली थी। लेकिन वहां से आपको रेफरेंस बहुत मिले? हाँ, फिर उन्होंने मतलब उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं, जितना है मेरा आपने मेरे लिए कर दिया, लेकिन हाँ मैं अपने सर्कल में जितना है वो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। 8 से 9 लाख रुपए का आपको बिजनेस वहां से मिला? जी। तो कहने का मतलब 5 साल सफल हो गए, 9 लाख रुपए प्रीमियम एक पार्टी से मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, उसके बाद उसी पार्टी से कहा जाएगा कि उसी पार्टी के थ्रू वो पार्टियां मिली? उन पार्टी के थ्रू तो और पार्टियां मिलती है ना, हम रेगुलर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लिंक वहां से बढ़ेगा ही। और मेरा सिर्फ लाइफ का ही एक काम है, तो इसलिए मेरे काम को और ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली। साथ में कुछ और एडिशनल होता तो हो सकता था कि वहां से आज मैं 8-9 लाख की बात कर रहा हूँ तो कम से कम 15 लाख रुपए करीब प्रीमियम आया था टोटल मिला के। आप इसको थोड़ा और ना अभी लास्ट में डिटेल में समझाएगा, क्योंकि रेफरेंस आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि थोड़ा रेफरेंशियल मार्केट में है जो आप बात कर रहे हैं, इसके किस बारे तरह में से आप इस मामले में बड़े मास्टर हैं ये हमारे सर ना, आज इसलिए बुलाए हैं इनको। तो कोई बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते नहीं है, इतने एनर्जेटिक हैं। इनके बेटे की उम्र मेरे से 2-4 साल छोटी होगी। जब ये LIC में आए थे, शादीशुदा थे, बच्चे थे, सब कुछ, मैं कमा रहा था जब मैं आया LIC में। तो ये हमेशा कहते थे तेरे पास इतनी पोटेंशियल है, और ये इकलौते ऐसे बंदे हैं जिनसे हमने जिंदगी में बहुत राय ली है। ठीक है। अच्छा ताऊ जी, कोई आपकी कोई ऐसी दो सेलिंग स्ट्रेटेजी, USP आपको लगती है कि भाई ये तो ना एक ऐसी चीज है, रामबाण है, परमास्त्र है, ये तो हर जगह मैं यूज कर सकता हूँ और सेल क्लोज हो ही जाती है मोस्टली? कोई सेल्स ओपनर हो, कोई सेलिंग में कोई कहानी आप फिट करते हो, या कोई ऐसा तरीका जो आपको लगता है कि मोस्टली हर दूसरी तीसरी सेल में ये चीज यूज होती है? कोई USP एक ऐसा डायलॉग है, वाक्य जो आप बोलते हैं जो सीधा हिट करता हो? नहीं, LIC एजेंट की तो जब एक बार लेवल लग जाता है ना तो सामने वाला तो उससे बस अलग तरीके से ही बात करता है। वो तो LIC एजेंट को ही चिपकना पड़ता है उससे। ठीक है। नहीं, कोई तो सेलिंग पॉइंट होगा आपका कोई? नहीं, सेलिंग पॉइंट तो देखिए नीड के हिसाब से तो हम लोग सेल करते ही हैं। मिलने के बाद उसकी जो नीड होती है उस बेस पे, और कहीं ना कहीं उसको इस तरह एहसास कराते हैं कि भाई इंश्योरेंस की जरूरत है। ठीक है। तो मतलब आप थोड़ा वो सा अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हैं आप? नहीं, अवेयरनेस लाइक जैसे भाई कोई आपके आसपास में इंसिडेंट होता है, उसकी कहानी को लेके आप उसको बता सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई सामने वाले से बात करके भाई आपकी आज के समय में आप के पास टोटल इंश्योरेंस कितनी है। मोस्टली आप 90% लोगों से अगर बात करेंगे तो उनकी इनकम के हिसाब से आज के समय में वो 0% उनकी इंश्योरेंस होती है।
आप HLV पे बात करते हैं जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। हाँ, हम अपने आप में भी ले लें, आज के समय में हम लोग जितनी भी वर्थ रखते हैं, जितनी भी इस टीम में बैठे हुए हैं, वैसे मैं कह नहीं सकता, हो सकता है ये बात गलत भी हो, लेकिन हम अपनी इनकम के हिसाब से अपने आप में इंश्योर्ड नहीं है। तो मतलब दो, एक तो आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके उनको ह्यूमन लाइफ वैल्यू समझाते हैं। जी। एक इनका एक प्रोसीजर और भी है, ये उसके बारे में बताते हैं। ये कस्टमर का ना एक वो बनाते हैं, पॉलिसी की वो डिटेल लेके ना कस्टमर का पूरा कैश फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसके बाद उससे बैठते हैं। तो उसको पॉलिसी ऑडिटिंग कहते हैं। हाँ, पॉलिसी ऑडिटिंग। पॉलिसी ऑडिटिंग तो ये भी वो एक्चुअल में आप कभी भी बात करें तो 90% लोगों के पास इंश्योरेंस ही नहीं होती। हाँ नहीं, ये ना मैं भी कहता हूँ कि आप किसी एडवाइजर, हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत पॉलिसी है। हाँ। तो उनसे हम यही पूछते हैं कि सर कितनी पॉलिसी है, क्योंकि हम यही कहते हैं कि जो सोना है ना, सोना वो गिना नहीं जाता, वो तोला जाता है, और जो रुपया है वो तोला नहीं जाता, गिना जाता है। तो इंश्योरेंस कितना है वो आपको निकलवाना है, तो वहां से आपको एक गैप पता चल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो आप नोट कर सकते हो कि जो सोना है ना वो गिना नहीं जाता, वो तोला जाता है, और जो रुपया होता है वो तोला नहीं जाता, वो गिना जाता है। क्योंकि आपको सिक्के दे दिए जाए और तोल में ज्यादा है लेकिन उसका मूल्य कुछ नहीं आता, और अगर सोने के छोटे 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 हम टुकड़े देते उसको गिन लो, लेकिन उसको, तो ये डिफरेंस आपको निकालना जरूरी, वो इंश्योरेंस गैप में निकल के आ जाता है। सर और एक बार डायलॉग और एक बार सर। जो सोना होता है ना उसको गिना नहीं जाता, उसको तोला जाता है, और जो रुपया होता है ना उसको तोला नहीं जाता, उसको गिना जाता है। तो ऐसे आप कह रहे हो कि इंश्योरेंस बहुत है, ये बहुत कितना है ये आपको पता लगाना होगा कि 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, क्योंकि बहुत की कोई वैल्यू नहीं है। आपके लिए 2 लाख बहुत है, लेकिन आपकी फैमिली के लिए हो सकता है 20 लाख भी बहुत ना हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर भाई। और जी, आज तक की आपकी सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है, उसका एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा सा। कैसे क्लाइंट मिला, कैसे आपने फॉलो अप रखा, कितना प्रीमियम उठा, कुछ इस तरह का। ये मेरा एक्सपीरियंस 2002 के आसपास है। तो मेरे एक क्लाइंट थे, उनसे मुलाकात की मैंने, उनकी कोई पॉलिसी थी साकेत ब्रांच की, मात्र 50,000 रुपए की पॉलिसी थी, और उस समय में खैर 50,000 की वैल्यू भी थी अपने आप को उन्होंने करा रखी थी। तो उसकी सर्विसिंग के रिगार्डिंग उन्होंने बुलाया था, और उनकी सर्विस के दौरान मैंने कहा सर आपके पास और कोई इंश्योरेंस, कह रहे ये भी एक वो आए थे और जबरदस्ती करके गए चले गए घर में। तो मैंने कहा सर इंश्योरेंस आपके लिए जबरदस्ती है या इंश्योरेंस होनी चाहिए व्यक्ति की? कह रहे ये सब चीजें कभी कोई बताते नहीं। मैंने कहा 90% एजेंटों की समस्या ये सिर्फ वो पॉलिसी बेचने आते हैं, पार्टी को प्रॉपर उसकी वैल्यू नहीं बताते। हम भी यही चाहते हैं भाई, मेरा जो भी हम जिस भी ग्रेड में है वहां मेरे को 2 पॉलिसी कम पड़ रही है तो गए हमने 2 पॉलिसी की और चले आए। और उससे ज्यादा हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि यार इसका टीपे ना हो, अंडर अपनी टेबल पे ही ऑन टेबल पॉलिसी कंप्लीट हो जाए। तो उनके साथ मैं उनकी वो पॉलिसी की सर्विसिंग दी, फिर उसके बाद धीरे धीरे लगा, तो मतलब मैं हर साल उनको करीब करीब 20 से 50,000 रुपए का प्रीमियम हर साल देता रहा, और आज की टाइम में वो मेरे को 13 लाख रुपए करीब साल का प्रीमियम दे रहे हैं। अरे वाह, मतलब 50,000 समय स्लॉट से 13 लाख रुपए प्रीमियम। 13 लाख रुपए, जिसमें उनके साथ एक इंसिडेंट भी हो गया था। एक मैंने उनकी 2005 में उनकी वाइफ की पॉलिसी जबरदस्ती की थी, और उस पॉलिसी के दौरान मतलब एक ही क्वार्टरली प्रीमियम गया था, उसके बाद उनकी वो डेथ हो गई थी। उसका क्लेम दिलाने के बाद ये इंश्योरेंस मेरा वहां और ज्यादा ग्रो किया था। एक जो चीज मैं आपकी जानता हूँ कि आप एक सेगमेंट तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो सेगमेंट है वकील का सेगमेंट। ठीक है, आपके जितने भी बड़े क्लाइंट हैं, और ये जिन क्लाइंट की आप बात कर रहे हो ये भी मैं जानता हूँ कि आपने कई बार बात हुई है, ये भी वकील हैं। तो वकीलों की प्रॉब्लम कहते हैं तारीख पे तारीख बहुत ज्यादा देते हैं। तो इसीलिए देखो तारीख पे ये जो सेगमेंट है, तो क्या हर एजेंट को अपना कोई सेगमेंट बनाना चाहिए या परचून की दुकान की तरह काम करना चाहिए, जो मिल जाए उसकी कर दो? क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या सेगमेंट भी नहीं, दोनों ही
नहीं, सेगमेंट तो हम इसलिए नहीं बना सकते ना कि किसी भी हम सेगमेंट में जाएंगे तो उस सेगमेंट की पर्टिकुलर एक टाइमिंग है, चाहे वो उसकी इनकम की हो चाहे कोई भी हो। जैसे हमारे अपने ही फील्ड में ले लो तो हमें जो काम दिसंबर से मार्च तक मिलता है वो अप्रैल से दिसंबर तक नहीं मिलता। ठीक है। तो इसलिए हम पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट में काम करेंगे तो मजेदारी नहीं होगी। सेगमेंट हमें बराबर और अपने टाइमिंग के हिसाब से रखनी पड़ेगी उसको। ठीक है, आपके वकील सेगमेंट की बताओ थोड़ा सा। अगर कोई हमारा और साथी अगर किसी रोनी कोर्ट या 30,000 कोर्ट को और अप्रोच करना चाहे तो क्या करना चाहिए? उसमें पहले तो प्रॉपर लॉयर्स के पास अगर आप एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने के बाद पहले उनकी इंश्योरेंस को टच करो, क्योंकि लॉयर को आप मोस्टली अगर देखेंगे तो लॉयर की गाड़ी की भी इंश्योरेंस नहीं होती, इतने नवाब होते हैं। अपनी टीम में कोई लॉयर तो नहीं है? अगर है भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सब म्यूट है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि वो हर चीज को अवॉइड करने की सोचते हैं, कहते हैं हमारा लोगो लग गया टाई का तो हम सबसे बड़े वो हैं। तो इनके साथ टच में रहना पड़ता है, और हर तरह के लोग हर फील्ड में हैं। और लॉयर्स के पास एक ऐसी अंधी इनकम है जिसकी इनकम को हम अनुमान नहीं लगा सकते कितनी है, ठीक है। चाहे वो छोटे से छोटा लॉयर हो या बड़े से बड़ा हो। तो मतलब आप ये कहते हो कि अगर कहीं पर भी एंट्री करें तो सर्विसिंग अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंट्री करें तो वो ज्यादा आसान है। मेन सर्विसिंग से ही हर जगह आपको रास्ता मिलेगा। तो जो आप कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब क्या क्या आप एक्टिविटी ऐसी करते हो जिससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग बना रहता है? टाइमली उनसे बात करना, भाई आप प्रॉपर उनके टच में रहो। जरूरी नहीं है कि बर्थडे गिफ्ट हो, एनिवर्सरी हो, इन सब चीजों में नहीं। आपको जब समय मिले तब उनसे एक बार हाय हेलो कर लो बस। ठीक है। उसके अलावा अगर हो सके तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जब जैसे जिस समय वो फ्री होते हो उस समय आप उनके पास बैठ के 2 4 10 मिनट अपना टाइम लगाएं उसमें, काम की बात को ना करते हुए। मतलब थोड़ा फैमिली के बारे में बात करें, इस तरह की बात। हाँ, फैमिली के या बिजनेस के बारे में ही, उन्हीं के बिजनेस के बारे में, अपने बारे में कभी बात नहीं करते। जो आप नए ग्राहकों को अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करते हो तो क्या उसका प्रोसीजर है आपका? प्रोस्पेक्ट बैंक कोई जैसे किसी कॉन्सेप्ट को आप मानते हो या आप बस सब अपने मेमोरी पे चलते हो, या आपने कोई रजिस्टर बनाया कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, इस तरह की चीजें हैं? आपने कुछ इस तरह की चीजें करी हुई? हाँ, रजिस्टर वगैरह बने हुए, पहले नहीं था रजिस्टर, तो मैं अभी पिछले 3 4 सालों से मतलब उसको बनाया हुआ बराबर। बाकी पहले नहीं था, पहले तो सिर्फ ये आपसे रेफरेंस के थ्रू ही काम था, और इंश्योरेंस का बेसिक काम रेफरेंस के थ्रू ही है। तो आज की तारीख में अगर बुरा ना माने तो प्रोस्पेक्ट बैंक में कितने नंबर? आज की तारीख में 2200 नंबर करीब होंगे। सुन रहे हो? 300 400 500 वाले जो खुश हो रहे हैं ना, मेरी टीम के बंदे 2200 हैं। जिसमें आधे से ज्यादा लोग निकम्मे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। नंबर जो डाटा है वो 2200 के आसपास है। एक छोटा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप किसी नए बंदे से मिलते हैं, नया कस्टमर को आपको मिला, इससे आपकी कोई बीमे की बात नहीं, तो आपका कॉल ओपनिंग का क्या तरीका होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमें आइस मेल्टिंग में प्रॉब्लम आती है। आइस मेल्टिंग क्या होती है? कस्टमर से कैसे बीमे की बात शुरू करें, तो उसका कोई आपने कोई तरीका बनाया हुआ है या जनरल बातों से आप शुरू करें? नहीं, जनरल बातों से वो तो आप जब बैठेंगे सामने वाले के पास नहीं होगा इंश्योरेंस, नहीं भाई मैं LIC से हूँ, क्योंकि जब आप पहुंचेंगे तो आपके बारे में इतना तो उसे मालूम है कि आप LIC से आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है LIC से आ रहे हैं तो आप 10 मिनट 5 मिनट उससे LIC की बात नहीं करेंगे, लेकिन 15 मिनट चाय पीने के बाद आपके मुंह से LIC निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये तो वो बंदे हैं जिनके पास रेफरेंस से गए। अब कोई अनजान मिल रहा है, कोल्ड कॉलिंग भी आप बहुत करते हो, कैंपिंग भी बहुत करते हो, सर्विसिंग पे भी बहुत ज्यादा काम करते हो, तो एक अनजान आदमी को LIC के बारे में उसको नहीं पता LIC एजेंट, तो कोई आपका कोई डायलॉग है, कोई स्टोरी है, कुछ ऐसी चीज है जिससे आप नए ग्राहकों से, क्योंकि हमारे कुछ नए एजेंट नए भी हैं जिनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि आप तो देखो पुराने आदमी हो इतने सालों से, तो लेकिन अब वो नए एजेंट है, वो कहते हैं कि हमें ये बताने में परेशानी आती है कि मैं LIC एजेंट हूँ, तो वो कैसे अपनी बात शुरू करे? उसका कोई आइडिया दो ना। नहीं, उसमें ये चीज तो आपको बतानी पड़ेगी ना। देखो, जिस फील्ड में हैं आप, अगर उसी चीज को नहीं बताएंगे सामने वालों को कैसे पता लगेगा? ठीक। अच्छा,
एक आपसे जो मेरी बात हो भी रही थी, LIC का आप कौन सा प्लान सबसे ज्यादा सेल करते हैं? कोई प्लान स्पेसिफिक है? जैसे मैं आपके बारे में बताता हूँ, जीवन उमंग आप बहुत ज्यादा सेल करते हो, तो क्यों करते हो और कैसे करते हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। अभी आपके MDRT गैलेक्सी जो कुछ भी मैंने देखी वो सब जीवन उमंग का है। 25 लाख की उमंग, 50 लाख की उमंग, 25 लाख की उमंग, 50 लाख की उमंग। ऐसा लग रहा था कि क्लाइंट को बस फिक्स ही है भाई, यही देनी 10,000 महीना, 20,000 महीना, 2 लाख रुपए प्रीमियम। तो वो कैसे, क्या कोई जीवन उमंग के कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता हो, हमें ना पता हो? क्योंकि आपके क्लाइंटेल भी इस तरह के हैं जो बिजनेसमैन है, जिनको हर जगह पता है कि वहाँ रिटर्न कितना मिल रहा है, यहाँ रिटर्न कम मिल रहा है, हमारी नहीं सेल हो पा रही थी जीवन उमंग। थोड़ा सा बताओ जीवन उमंग के बारे में। जीवन उमंग LIC का अभी तक का सबसे सुपर हिट प्लान है, ये सभी जानते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब हम लोग इंश्योरेंस बेचते थे तो हम लोग 20 साल, 21 साल, 25 साल उससे नीचे का प्लान बेचते ही नहीं थे, क्योंकि वहां हमारी समस्या क्या थी कि हमें खुद ही रिटर्न नहीं लगती थी कि इतनी रिटर्न आ रही है पार्टी की। 15 साल की कभी भी आप नॉर्मल प्लान ले लो तो उसमें उसका 1.25 गुना या 1.5 गुना ही रकम बनती थी जितना देने के बाद उसको मिलता था। ठीक है। और उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती थी कि आगे जा सकता है, उसकी मजबूरी है कि 15 साल के प्लान के बाद उसको वहां निकलना ही पड़ता था। ठीक है। दूसरी चीज, इस प्लान के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि भाई 15 साल के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, बाहर भी आ सकते हैं, और चाहे तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी आपकी इच्छा है उतने इसमें लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर फायदा है, ये तो खैर क्लाइंट का फायदा है दोनों, कि आप रह भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। तीसरा एजेंट का फायदा है इसमें। जो एजेंट को पहले 20 साल, 21 साल से कम हम प्लान नहीं बेचते थे, तब हमें कमीशन वहाँ 21 साल तक मिलता था, यहाँ हमें 15 साल में कंप्लीट हो रहा है, और उतना ही हो रहा है जितना वहाँ 21 साल में होता था, यहाँ 15 में हो रहा है। ठीक है। तो मतलब कस्टमर के लिए भी दो फायदे हैं और एजेंट के लिए भी फायदा है। एक छोटा सा एक डेमो देके दिखाओ ना, एक पॉलिसी का हल्का सा कैसे करते हो, तुषार भाई के साथ करो। जीवन उमंग के बारे में हल्का सा। मेन आप कस्टमर के सामने से जाते हो तो कैसे आप जीवन उमंग को समझाते हो? क्योंकि बहुत से लोग इसको प्रॉपर्टी प्लान, रेंटल इनकम प्लान या फ्यूचर गारंटी इंटरेस्ट प्लान इस तरह समझाते हैं, तो आप कस्टमर को कौन सा पॉइंट कहते हैं? क्योंकि तुषार भाई इनकी जो क्लाइंटेल है ना, मतलब हम ऐसी क्लाइंटेल है जिससे हर आदमी एक बच के निकलता है, जैसे सांप को देख के निकल जाता है ना, वो वाली क्लाइंटेल है। एक पुराना दुकानदार, वो बिल्कुल खपची, वो सुबह से शाम तक अलग तरह का है, या वकील है, इस तरह के बंदे हैं, और उनको ही उमंग बेच रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम सिंपल सरल आदमियों को नहीं बेच पा रहे, और ये इस तरह के लोगों को बिल्कुल अवेयर है, कैसे वो कैसे कैसे बेच पा रहे हैं, वो थोड़ा सा बताओ ना। ताऊ जी दे दो थोड़ा सा समाज को वापस। ठीक है, वापसी दे रहा हूँ। दरअसल जीवन उमंग मैंने 2 लोगों से बहुत बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन की। एक मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं जो शेयर मार्केट, मतलब ऑलराउंडर हैं वो हर चीज में। उनका रिसर्च करने में ही काम है, कितनी रिटर्न आ रही है, क्या आ रहा है, क्या नहीं। उनको मैं जब कभी भी नॉर्मल पॉलिसी की बात करता था तो मेरे को उल्टा बैकफुट पे ला देते थे कि यार नहीं करानी इंश्योरेंस। तो अभी लास्ट टाइम मैंने उनको यही प्लान दिया था, 25-25 लाख के 2। तो उनको मैंने बोला सर एक बार इस पे लास्ट आप डिस्कशन कर लो, और जिससे भी करना चाहते हो उससे कर लो, फिर आप ये प्लान ले लेना। तो उन्होंने मेरे सामने PPF और इस प्लान को दोनों को निकाल के रख दिया। PPF के अंदर उन्होंने मेरे को रिटर्न दिखाई, और इसके अंदर तो उन्होंने कहा भाई ये प्लान आपका यहाँ फ्लॉप हो रहा है PPF। मैंने कहा सर कितनी रिटर्न आ रही है? कह रहे आप कितनी कोड कर रहे हो? मैंने कहा जी हम 8% प्लस 3% 11% की कोडिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें सिर्फ 3.83% की रिटर्न आ रही है। फिर तो हम दोनों चार्ट लेके हम लोग बैठे, मैंने कहा सर आप कैलकुलेशन करो और कहां तक जा सकते हो इसमें वो देखो।
तो उनकी बेटे की, दोनों की बेटों की पॉलिसियां डाली है, उन दोनों बेटे की एज पे उन्होंने कैलकुलेशन की 15 साल के बाद उनको क्या मिलेगा, और वो 22 साल के बाद जाते जाते वो रिटर्न, LIC के रिटर्न धीरे धीरे ऊपर आनी शुरू हुई। ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे को उन्होंने समझाया कि इसके अंदर अगर आपको और अच्छा बेचना हो तो आपको इस तरह के प्लान के हिसाब से इसको कन्वर्ट करके बेचना है। तो उसी बेस पे मैंने 3 पॉलिसी और बेची थी, वो अग्रवाल फैमिली है, उन्होंने भी इसके ऊपर बिल्कुल कीड़े की तरह एक एक पाई पाई का मतलब एक एक बाल निकाल के रख दिया। उसके बाद उन्होंने लास्ट मोमेंट में जिस दिन क्लोज हो रही थी उस दिन उन्होंने 25-25 लाख की 2 पॉलिसी बनाई। नहीं तो क्या कैलकुलेशन समझ में आई आपको, वही तो बताओ। कैलकुलेशन एक्चुअल में ना रिटर्न निकालने वाले हैं जो कहते हैं 1% आ रहा है, 2% आ रहा है, तो एटलीस्ट इसमें जाके लास्ट में रिटर्न ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी आपकी वैल्यू किसी भी पॉलिसी का या कहीं भी आपका पैसा एक समय के बाद वो स्टेबल हो जाता है, उसमें ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पे क्या है कि आपकी इंश्योरेंस का पार्ट भी ग्रो कर रहा है, आपको पैसा भी मिल रहा है, और लास्ट में आपके पास कैश ऑप्शन है, जब मर्जी आप लेके आप क्विट कर सकते हैं। ठीक है। ये टर्म प्लान, देखो इंश्योरेंस के बारे में सभी जानते हैं, उस प्लान की भी बेसिक वजह सिर्फ क्या है कि बेचने का तरीका है, किसने कैसे बेचा है। उस दिन जितेंद्र भाई ने भी बहुत अच्छा समझाया, बिल्कुल एक एक चीज उसमें। उसके बाद इस प्लान में समझाने के लिए कहीं कोई कसर नहीं है। दूसरा, इसमें इस प्लान के अंदर एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं, जो मैंने किया 1-2 बार, लेकिन एक ही जगह कामयाब हुआ है, बाकी और जगह मेरे अभी सफलता नहीं मिली उसकी। क्या? इस प्लान के अंदर कॉम्बिनेशन अगर डालें, अगर इसमें हम कॉम्बिनेशन लेके डाल के चलते हैं तो इस प्लान का मतलब मिलने के चांस और ज्यादा हैं। हालांकि मेरे को अभी उस पे आया नहीं हूँ मैं रिटर्न, क्योंकि अभी तो लास्ट क्लोज ही किया, अभी इस समय प्रॉपर फैला नहीं हूँ मार्केट में। अब इसमें जैसे हम 2 प्लान और मिक्स करते हैं, आज भी मैं उस पे जब बात हुई थी तो उस पे मैं कर रहा था देख के, तो इसमें जीवन लाभ और जीवन उमंग, इसके कॉम्बिनेशन को हम लेके बहुत अच्छा काम करते हैं। जीवन लाभ क्या लेते हो? 21-15 15-21, तो उसमें एटलीस्ट 21 साल में उसने जितना भी प्रीमियम दिया है वो रिफंड आ जाता है। जितना प्रीमियम दिया वो रिफंड आ जाएगा। उसके बाद लाइफ टाइम उसकी इनकम, इंश्योरेंस बढ़ती रहेगी, प्लस पैसा मिलता रहेगा, रात में उसकी फंड वैल्यू बढ़ती रहेगी। और कुछ ऐसा यूएसपी पॉइंट आपको? 3 चीजें मुझे समझ में आई। फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी है, पीपीओ के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, 11% रिटर्न प्लान है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कुछ अलग? इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम अब तक किसी को जो प्लान बेचते थे ना, 20-21 साल का बेचते थे, 25 साल 21 साल, तो उसमें लोग भी वो नहीं होते थे, इंटरेस्ट नहीं ले, यार 20 साल कौन देखेगा। अब इसमें क्या है कि 15 साल का प्लान है, तो 15 साल जाहिर सी बात है कि आदमी तैयार हो जाता है। दूसरा, 16वें साल से उसकी अपनी जरूरत है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, कहीं भी उसको पैसा लगाना है, उसको एक टुकड़ा मिल रहा है। अगर उस रकम को इन्वेस्ट करना चाहता है कर सकता है, अपना खर्च करना चाहता है खर्च कर ले, और उसके पास आगे कभी भी हर कदम पे निकलने का चांस है। जो कि हम मान लो कोई भी बच्चों के प्लान अगर बेच देते हैं 20 साल 25 साल का, तो 25 साल से पहले हम निकल नहीं सकते वहां। यहाँ हमारे पास दोनों ही ऑप्शन रहेगी कि कभी भी अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप सरेंडर करके निकल सकते हैं। लोन की जरूरत है तो आपको मनी बैक भी मिल रहा है, साथ साथ लोन भी ले सकते हैं। और कुछ? बाकी सारी चीजें हो ही गई हैं। बाकी जितेंद्र जी ने बता ही दिया था उमंग के बारे में। बाकी आपने आज मेरे से जो पूछना था सारा कुछ पूछ लिया है। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। अच्छा, ट्रेनिंग का आप इतने साल से हो इस व्यवसाय में, ट्रेनिंग को आप अपने व्यवसाय में कितना महत्व देते हो? क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए? क्योंकि देखो मैं आपको गूगल मानता हूँ अपना, और कि भाई कोई भी चीज चाहिए तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे, रात को भी, उस दिन में भी। लेकिन क्या आपको अभी भी लगता है कि अभी मैं आप जानता हूँ कि आप और हम बहुत सारे ट्रेनिंगों में एक साथ रहे हैं अभी रिसेंटली, तो आपको क्या लगता है ट्रेनिंग का महत्व है, या ट्रेनिंग बंद कर देनी चाहिए एजेंट को एक पीरियड के बाद, या क्या करना चाहिए? नहीं, ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ट्रेनिंग से ज्यादा जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं उसका इम्प्लीमेंट है, जो कि हम इम्प्लीमेंट में 90% फेल हैं। जितने लोग भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1-2% को मैं कह नहीं सकता, बाकी 90% लोग फेल हैं ट्रेनिंग उसके अंदर, क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। ट्रेनिंग बहुत कुछ कर लेते हैं, उसको प्रॉपर उस तरह से काम नहीं करते।
जनरली एक एजेंटों को एक समस्या आती है, प्लान बड़ा अच्छा समझा देंगे, नीड जनरेट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, चेक कैश जो मांगने वाला मोमेंट होता है ना क्लोजिंग का, वो नहीं हो पाता। मतलब एक शर्म सी आती है या एक झिझक सी होती है, वो चेक कैश नहीं मांगा जाता। सब कुछ अच्छा प्लान अच्छा समझा देंगे, उसके बाद उसको कहेंगे ठीक है सर बता देना, या वो कह रहा है ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन एक वो मोमेंट होता है कि उससे जब चेक मांगा जाए, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या आप उसके लिए कोई तरीका आजमाते हैं कि चेक कैश कैसे मांगा जाए? नहीं, इसमें ये चीजें तो देखो दोनों ही बातों पे डिपेंड करती है, आप किस तरह क्लाइंट है और कैसे आप उससे बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कई बार क्लाइंट ने मूड बनाया होता है मेरे को 2 महीने बाद लेनी है, 3 महीने बाद लेनी है, एक तुरंत लेनी है, तो काफी हद तक उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। लेनी है तो वो बिना प्लान पूछे भी ले लेगा, ठीक और है। नहीं लेनी होगी तो हम कितना भी समझाते थे तब भी नहीं ले पाता। नहीं कोई आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हो या आप कोई बाइंग सिग्नल देखते हो कि, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, अब तो कम होने लगा। शुरुआत में क्या होता था, प्लान इतने लोगों को समझा देते थे, सुबह से शाम तक समझाते रहते थे, लेकिन होता क्या था, चेक नहीं मांगे जाते थे। तो होता क्या क्या होता था, है समझ। मिश्रा जी, जो नए एडवाइजर होते हैं ना, उनके माइंड में साइकोलॉजिकल चलता है कि मैंने चेक मांगा, कस्टमर ने मना कर दिया तो मेरे हाथ से सेल चली जाएगी, हो सकता है ले ले, हो सकता है ना ले, तो शर्म में, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, कोई भी चीज मांगनी नहीं है, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर बैठा हुआ है। और जो ये हमारी एजेंसी में सबसे बड़ा कहते हैं हर्डल है, क्योंकि अगर हम क्लोज को लिखे क्लोज और उसमें से सी हटा दे तो वो होता है LOSE लूज, और सी का मतलब ही कैश और चेक है। तो जब तक हम कैश और चेक नहीं देंगे तो हम मतलब हम लूज हैं, हम लूज कर गए हैं। तो उस वो मूवमेंट मतलब एजेंट कैसे लेके आए, या उस थोड़ा आप गाइड करो कि उस शर्म को कैसे भगाए नए एडवाइजर की हमें कैश चेक उस समय मांगना ही है एडवाइजर से। नहीं, अब तो बेसिक चेक की रिक्वायरमेंट हो ही गई है। पहले तो चेक का नहीं था, तो चेक कैश हम कैसे भी टाइम लगता था। अब तो क्या है कि चेक आप ले रहे हैं तो चेक के साथ ही पहले ही चेक बन जाएगा कितने का लेना है, और अब तो चेक की प्रायोरिटी पहले ही है। पॉलिसी आप समझा रहे हैं तो उससे पहले चेक लेके ही चेक से आगे शुरू करो क्या करना है। मतलब पहले चेक मांग लो, शेर भाई एक काम हाँ, कर, तो 1 लाख का चेक वाला अब प्लान समझाऊंगा, ऐसे करें? नहीं नहीं, 1 लाख का चेक नहीं। आप देखो जिस लेवल में भी हम समझा रहे हैं बात को, 5 लाख 10 लाख की जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, एटलीस्ट उसको वो प्रिपेयर है कि भाई एनुअली प्रीमियम लेगा, हाफ ईयरली लेगा, उतने में आप भी जस्ट कर लेते हैं कि बंदा किस उसमें मोड में पॉलिसी उठाएगा। उस मोड को उसके उस तरीके से बात की जाती है, भाई ठीक है हाफ ईयरली लेना सर, अपने चेक से या फैमिली के चेक किससे देंगे आप। कई बार लोग कहते हैं भाई चेक तो मेरा पार्टी पेमेंट में वाइफ के चेक से लेना है, तो उस तरह आप पहले ही उसको लेके चलें किस मोड में लेके चलना है। और तो आज मतलब के समय बीच, में तो मतलब कहने का मतलब यह बीच बीच में पूछ लो, सर चेक किसका दोगे, अपना दोगे, अपनी वाइफ का दोगे, कैश या दोगे या किस चेक अकाउंट से दोगे, पैसे कैसे कराएंगे। इस तरह से और कुछ चीजें पूछते रहे। और अब तो सबसे बेस्ट है जो नेच का ऑप्शन है, वो बहुत ही बढ़िया है आज के समय में। एक बार हाफ ईयरली और एनुअली के प्रीमियम फिर भी थोड़ा टफ हो जाते हैं उठने, लेकिन नेच का प्रीमियम बहुत जल्दी उठ जाता है। आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग को अपने बिजनेस के लिए कितना जरूरी मानते हैं? दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत बड़ी हैं। क्योंकि मैंने देखा आपने बहुत पर कैंप लगाए हैं, बहुत सारी जगह आपने बैनर भी लगाए थे, बहुत सारी, आपको कई बार मैंने देखा कि आप बाइक के साथ भी प्रमोशन आपने कराया, काफी सारी चीजें आप करते हो। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग को कितना जरूरी मानते हो आप अपने बिजनेस के लिए? बहुत जरूरी है मार्केटिंग और ब्रांडिंग आपकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब तक आप चमकेंगे नहीं और दिखेंगे नहीं तब तक आप बिकेंगे नहीं। अब ये आप जो किस तरह से करते हैं अपना ब्रांडिंग मार्केटिंग, थोड़ा आप नए एडवाइजर को गाइड करेंगे किस तरह से उनको करना चाहिए? कौन कौन सी टेक्निकें इस्तेमाल करते हो जो आपको लगता है कि ये तो रघुकुल रीत चली आई, ये तो चलती रहेगी, ये जरूर करनी चाहिए? कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं कि मतलब आपने सबको देखा भी होगा और ये सब भी नए एडवाइजर हैं, तो एक ब्रांडिंग मार्केटिंग का इस बिजनेस में क्या तरीका होना चाहिए? अब तो सर जी आप भी ये चीजें पूछेंगे जो सब सारी ब्रांडिंग आप कराते हैं उसमें। मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ जनरल। नहीं हमारे लिए तो है ही, लेकिन हम आपके मुंह से जानना चाह रहे हैं। आज ताऊ छूटोगे नहीं, आज दो दो क्योंकि मैंने तो ये काम देखो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 3-4 साल से ही चालू किया है, लेकिन आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो उस समय आप जैसे कैसे कर रहे थे? इसमें दोनों ही चीजें हैं। कैनोपी आपकी है ही जो सभी लोग लगाते हैं, कैनोपी के साथ अगर नई कैनोपी है तो आप बैनर लेके भी यूजफुल काम कर सकते हैं। ठीक है। भाई कहीं भी एक अपना सही सा बैनर बना लिया, बैनर कहीं भी लगा दिया और वहीं उसके बैनर के सामने खड़े होकर उस चीज को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार कैनोपी पे लोगों की ऑब्जेक्शन आती है यहाँ नहीं लगाओ, यहाँ मत लगाओ।
हाँ, लेकिन वो बैनर के एमसीडी लिए, का इशू आ जाता है कई बार, मार्केट लेकिन वालों का इशू आ बैनर के जाता लिए है। बैनर बैनर आप कहीं भी लगाएंगे ज्यादा करेगा भाई, दोनों साइड से खोला बैनर लपेट के रख लिया। ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, इस समय हर आदमी डरा हुआ है। कुछ नए एडवाइजर तो ये इसलिए तो सोच के डरे हुए हैं कि हमने तो एंट्री गलत टाइम पे कर ली, क्या भविष्य क्या होगा। तो इस कोविड के टाइम में आप अपने बिजनेस को करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्या एक्टिविटी कर रहे हो, और क्या आप हमारे एजेंटों को संदेशा देना चाहते हो इसके बारे में? ये बहुत अच्छा समय है इस समय, खास करके हम लोगों के काम के लिए। ठीक है, अभी काम का रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमें टच में रहना है, इनके क्लाइंटों के टच में रहिए। रिजल्ट नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी सभी लोग डरे बैठे हुए हैं। पैसा सबके पास है आज की तारीख में, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लायबिलिटी कोई लेना नहीं चाह रहा इस समय। और इस कोविड के चक्कर में 90% लोग जो जिनको हमने समझा के छोड़ दिया था ना, उनके दिमाग में भी इंश्योरेंस की बातें आनी शुरू हो गई। अभी इसका एक उदाहरण, आज ही 8 साढ़े 8 बजे करीबी फोन आया मेरे पास। उनकी मैंने 8 लाख की इंश्योरेंस की हुई है पिछले 7 साल से, और उसके बाद बराबर फैमिली मेंबर्स के लिए उनकी टच में हूँ, कोई इंश्योरेंस कोई कुछ। लेकिन आज उनका अपने आप ही फोन आया, भाई साहब एक तो हेल्थ इंश्योरेंस बता दो और कुछ थोड़ी सी मेरी इंश्योरेंस और बढ़ा दो। मैंने कहा सर अभी आप रुक जाओ, अब फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो मतलब इस तरह है कि अब इंश्योरेंस का काम और बढ़ेगा। इस समय आप टच में रहने के लिए कैसे कर रहे हैं, कस्टमर से क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, इंश्योरेंस की कोई बात नहीं करनी, सिर्फ हाय हेलो कैसे हो, आसपास का माहौल क्या है, बस। मतलब आपने ये नहीं जताना कि अगर मैंने फोन किया तो मुझे चेक दे दो जी, चाहे वो रिन्यूअल है फ्रेश हो। केयरिंग कॉल होनी चाहिए जो केयर के लिए। हाँ, मतलब उसे पता लगे एजेंट भी ठीक है मेरा और मैं भी ठीक हूँ, दोनों ठीक हैं। हमारे नए एडवाइजर को कोई संदेश देना चाहोगे आप? नए एडवाइजरों के लिए सबसे बढ़िया संदेश यही, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाएं और जितना मैक्सिमम हो सके टच में रहें। किसके और ना सुनने की आदत डाल लें। किसके टच में रहे? डीओ के टच में सबसे ज्यादा, और उसके बाद क्लाइंटों के। ऐसे मत बोलो, ऐसा लगेगा पेड पेड सेशन चल रहा है ये। भाई एजेंट किसके टच में रहेगा? मिश्रा जी के टच में तो रहेगा नहीं, डीओ के टच में ही रहेगा। अच्छा, 2 ऑब्जेक्शन आते हैं। हाँ, पैसा नहीं है, ठीक है, और समझ लिए कराऊंगा तो उससे ही कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। इन नहीं दोनों ऑब्जेक्शनों को आपको भी आते होंगे, कोई तरीके बताओ इनोवेटिव से, या कोई आप कैसे इनको हैंडल करते हो? ऐसे अगर मानेंगे तो आज के समय में नहीं कुछ तो 70 से 80 फार्म भरे रखे हुए हैं जिनके पास आज तक पैसा नहीं हुआ। ठीक है, तो नहीं ये तो फिर चीजें, क्या करते हो? आप मेरे पास आए और मैंने प्लान समझ लिया, सब कुछ कह दिया, मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर आप क्या बस सुन के चले जाओगे या कुछ ट्राई करोगे? नहीं ट्राई यही है सर, पैसा नहीं है। पैसा अगर आज की तारीख में जितने में भी हैं आप, अगर उससे 10% कम भी होता है वो चीजें सभी जानते हैं कि भाई कल को कम भी पैसा होगा। अब सारी बातें छोड़ के हम कोविड के ही टाइम में ले लें, आज के समय में लोगों ने 40% सैलरी कम करके दी है, तो क्या लोग प्रीमियम नहीं भर रहे, या खाना नहीं खा रहे, या गाड़ी नहीं चला रहे? तो बेसिक ये सर, आपकी ये पहली जरूरत है। ठीक है, और कोई इसका और कोई आंसर आपको लगता है कि और कोई अच्छा आंसर और हो सकता है? नहीं, आंसर तो यही है, देखिए क्लाइंट ने भी अगर लेना है तो तुरंत ले लेगा, नहीं तो टरकाने की तो कोशिश करेगा। कई बार ना मिश्रा जी, क्लाइंट कहता है लूंगा तो आपसे ही लूंगा, हाँ, लूंगा तो आपसे ही लूंगा। इस चीज को कैसे हम टैकल करें? वो समझ लेगा और बिल्कुल खुश कर देगा। उसने हाँ तो करी नहीं, लेकिन हमारे मन में हमारा कमीशन कैलकुलेट हो गया पूरा, वो ना कह रहा हाँ कि होती ठीक है मैं है, ना लूंगा। हाँ होती है, ख्वाबी पुलाव होते हैं कि हाँ लेगा लेगा लेगा। उसको उसके कैसे हैंडल क्या करते? जाए? तो सर जी वो चीजें पॉसिबल इसलिए नहीं है ना, क्योंकि देना उसने है और करना हमने है। ठीक है, आज के टाइम में भी मेरे पास 70 से 80 फार्म भरे रखे हुए जिनका चेक विद डेटेड रखी हुई है, लेकिन आप कल डाल देना परसों डाल देना, वो आज तक डले नहीं है। और उसमें 4 क्लाइंट तो ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो चुकी है। अब फॉर्म आपके पास रखिए, फॉर्म मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। तो
यही मतलब यही पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं हम। वो सर वो इसलिए नहीं होगी, जिसको अर्जेंसी है वो तुरंत करा लेगा, जिसको नहीं है वो अवॉइड ही करेगा। नहीं, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, लास्ट ईयर आपने एमडीआरटी करी, अर्जेंसी आपकी थी, क्लाइंट की तो थी नहीं, क्लाइंट वही थे, उन्हीं हाँ। क्लाइंटों में करा, कोई नए क्लाइंट हम कहीं से हम इंपोर्ट करके नहीं लाए, लेकिन आपने बड़े धमाकेदार एक दो महीने ऐसा लगा दिया कि लोगों को लगा कि भैया पता नहीं कौन एजेंट आ गया यार, धमाका कर दिया। ऐसे ही आपने गैलेक्सी में करा, लोग कैलकुलेशन में लगे थे, आप कहते भाई डल चुका है प्रीमियम, चिंता की कोई बात नहीं। तो वो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करी आपने? नहीं, उस अर्जेंसी में तो देखो लास्ट ईयर जो भी धमाके हुए हैं उसमें तो एलआईसी का भी रोल बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि एलआईसी ने भी 2-3 बार मौका दे दिया तो लोगों ने उसको कैश किया। ठीक है। और दूसरा उसमें अर्जेंसी ये थी कि भाई बेचना है तो बेचना है। अक्टूबर से नवंबर तक मैंने मतलब जिसके पास बैठा था उससे लेके उठा था, मैंने कहा चाहे मेरे को 5 लाख का दे दो, 50 लाख का दे दो, चाहे 5,000 का दे दो, मतलब मुझे दे दो तब मैं जाऊंगा। मतलब उसमें ये था कि मुझे चाहिए, आपका मेरे को इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर भाई, ये तो हमारे जाल में कम फंसते नजर आ रहे हैं, मन की बातें बता ही नहीं रहे हैं। चलो, वैसे बहुत अच्छा लगा ताऊ जी, मजा आया। एक छोटा सा फॉर्मली हमारे यहाँ तो इंटरव्यू खत्म हो चुका है, हमारे सवाल, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम तो इतना जानते हैं ना, आपके साथ इतने पले बढ़ गए तो बहुत सारी चीजें जानते हैं। एक क्वेश्चन आंसर सेशन में चाहूंगा, है तो सर भाई कुछ है या क्वेश्चन आंसर सेशन? नहीं, किसी से कोई पूछना चाहते हैं, सबको अगर कोई अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज पूछना हैंड चाहे कर तो देंगे। अपने आप को रेज हैंड कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट कर दूं। रेज हैंड ना है। हाँ जी दीपक जी बोलिए। सर अभी इन्होंने कहा था कि सर एक टाइम तक सर वैल्यू बढ़ती है और मतलब स्टेबल रहती है सर उमंग की, फिर उसके बाद पीपीएफ का जब उन्होंने किया था कंपैरिजन, उसके बाद उन्होंने बताया था कि वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हुई थी, तो वो टाइम पीरियड क्या था, 15 साल 20 साल 22 साल, वो टाइम पीरियड मैं चला। सवाल ये है मिश्रा जी, सुना है या मैं रिपीट करूं? सवाल ये है कि आपने एक बात बोली कि भाई एक वक्त के बाद हर मनी की वैल्यू ना स्टेबल हो जाती है, उमंग की वैल्यू 22 साल के बाद बढ़नी शुरू होती है या 23 साल बाद, वो कैसे, कितने साल के बाद आप उमंग को पीपीएफ से बीट कर पाए? ठीक है, अगर हम पीपीएफ प्लान की बात करते हैं तो पीपीएफ प्लान में हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक तो 15 साल का प्लान है ये, ठीक है, और 15 साल के बाद इसको 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरी चीज है कि आज अगर हम पीपीएफ लेते हैं तो आने वाले समय में 15 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और उसके अगर हम और 5 साल जाएं तो 21 साल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जीवन उमंग के अंदर क्या है कि अगर हम 20-21 साल के बाद की बात करें तो 21 साल बाद भी आपको 3% वो प्लस 4% की रिटर्न, 7% तो हम लिख के दे सकते हैं कि ये आपकी गारंटीड है। ठीक है, ठीक है, जो 3% बोनस ऐड हो रहा है वो आप कह रहे हैं कि वो बढ़ता रहता है एक टाइम के बाद? एक तो वो बढ़ता रहेगा, प्लस जो आज हम मनी बैक दे रहे हैं उसको हम अगर हम आपकी बात पे कैलकुलेट करें कि वो भी 4% ही आ रही है रिटर्न, तो 4 और 3 7%, जो कि आज के टाइम में 7%, 7.1% पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पीपीएफ का है बिल्कुल, और जो ये और आने कम वाले टाइम में जाएगा, और आने वाले टाइम में डाउन ही होगा, वो डाउन नहीं होगा बिल्कुल। तो हम ये मानते हैं कि 21 साल के बाद अगर हम जीवन उमंग को कैलकुलेट करेंगे तो जीवन उमंग हमारी मच बेटर होगी। ठीक है। देवेंद्र गर्ग जी आपने रेज हैंड किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट हो सकते हैं। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ब्रांच 118 से हूँ, देवेंद्र गर्ग जी। आपने कॉम्बिनेशन बता रहे थे अभी आप, जीवन उमंग का, जीवन लाभ और जीवन उमंग का कॉम्बिनेशन था जी। तो मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि मैं मतलब आपने 15-21 नंबर प्लान बताया, उसमें इसमें कितने सम एश्योर्ड पे मैं ऐसा करूँ कि क्लाइंट को पूरा पैसा भी मिल जाए, ठीक है, जो उसने मेरे को पे करा, और उसको फिर रेगुलर एक इनकम आती जाती है। ठीक है। हम इसमें अगर हम एक छोटे लेवल में बात कर लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए पर डे के हिसाब से यानी कि 3,000 मंथली पे करना चाहता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम 2 लाख का उसमें 836 नंबर प्लान डालेंगे और 3 लाख का उसमें जीवन उमंग डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें 15 साल बाद दोनों की लायबिलिटी, अच्छा 2 लाख का लाभ और 3 लाख का उमंग,
हाँ 3 लाख का उमंग, ठीक है। 3 लाख के उमंग की हमारे को 24,000 रुपए साल का रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और 21 साल में 2 लाख की रिटर्न का हमारा 4 लाख रुपए के आसपास उसकी रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। जीवन लाभ की। ठीक है। और इसकी हम दूसरी तरफ कैलकुलेशन देखेंगे तो 36,000 रुपए हमारा टोटल 37,000 रुपए साल का प्रीमियम जा रहा है, जो हम 15 साल में 4 लाख रुपया 4,20,000 के आसपास पे करेंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसको 4 लाख रुपया मिल गया, प्लस 21वें साल में उसको 4 लाख प्लस उमंग की भी उस समय आएगा मनी बैक, तो 4,24,000 पूरा हो जाएगा। हाँ मैच्योरिटी मिल जाएगी। वही मतलब 4 लाख रुपया उसको, 4 लाख रुपया उसको अपना पैसा मिल गया भाई, जो आपने दिया वो आपको मिल गया, 5 साल का मनी बैक एक्स्ट्रा मिल गया। 22वें साल से रेगुलर आपको 24,000 मिल रहा है, प्लस आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपका इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है, आपको 24,000 भी मिल रहा है, प्लस आपका सरेंडर ऑप्शन भी आपके पास है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने 4 लाख रुपए कैलकुलेशन करी, लेकिन मेरे हिसाब से 37,000 के हिसाब से 5.5 लाख रुपए जमा होंगे 15 साल में। आप कैलकुलेशन करो। हाँ 37,000 रुपए के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपए डेली, 36,000 रुपए साल का भी कर मानते हैं, तो 5.5 लाख रुपए के आसपास जमा होंगे। वो तो एक आइडिया दे रहे हैं, आइडिया कॉम्बिनेशन अपना थोड़ा बना के। मतलब बुरा मत मानना, थोड़ा सा ना मेरे दोस्तों, पका पकाया मत खाया करो, ये मैगी का जमाना हो गया, लोग है ना सबको रेडीमेड चाहिए। मेहनत करो, थोड़ी कैलकुलेशन करोगे ना तो उसका फायदा पता है क्या होगा, पार्टी के सामने ना फट निकलेगी बातें। ठीक है देवेंद्र जी, आपको नहीं कह रहा, इसके लिए हमारे पास एक बंदा है, एक बहुत अच्छा बंदा है तुषार भाई, कुछ इस तरह का आप चमत्कार करके दिखाओ। नहीं तुषार भाई के तो बड़े मैंने वो लास्ट मैं इनके अगस्त में जुड़ा उनके साथ, और मैं लास्ट 3 ईयर से मैंने एमडीआरटी कंप्लीट करी। इन्होंने जो कॉम्बिनेशन मेरे को दी है उससे मेरी एमडीआरटी जो पिछली बार नवंबर में कंप्लीट हो गई, और मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ काफी टाइम। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है जो सर ने भी बताई कि हर कोई बनाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। एक्शन सबसे बड़ी बात है, एक्शन। बिल्कुल बहुत बढ़िया। वैसे मेरे को ऐसी अंदर से ना फीलिंग आ रही है, किसी दिन एमडीआरटी यूएसए से फोन आया तुषार को, यहाँ आ जा भाई, ठीक है। दिनेश कोठारी जी, आप अनम्यूट हो रहे थे बार बार, मेरे ख्याल से आपका कोई सवाल? नहीं सर, क्वेश्चन सर, एमडीआरटी कैसे किया इन लोगों ने? मतलब कस्टमर के पास जाके बैठते थे और पॉलिसी मांगते थे, बस देते थे कस्टमर पॉलिसी इजी। हम एक ऐसा सेशन ना देवेंद्र जी के साथ भी रखेंगे, और देवेंद्र जी को बुलाएंगे जो 3 बार एमडीआरटी किया लगातार, वो भी आपको पूरा गाइड करेंगे। ठीक है। और दिनेश जी, आप तो हमारे वेटरन हो, आप खुद समझ सकते हो कि एक ही तरीका है, जब तक मुंह खुलेगा नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं, बस। ठीक है। तो मतलब आप तो वैसे भी देखो, आपका नाम सरनेम बता रहा है, तो हमारे तो धुरंधर कोठारी रहे हैं सारे, गुजरात वालों ने तो पूरा भारत हिलाया हुआ है। और किसी का कोई सवाल है? देवेंद्र जी कुछ कह रहे थे। देवेंद्र जी क्या कहते हो? मैं तुषार भाई को कह रहा था कि धूल में लट मत चलवाओ ये, कि देवेंद्र जी की क्लास सेशन लगाएंगे। देखो भाई जी, आपको एक बात बताऊं देवेंद्र जी, छोटी सी बात है, सतीश मिश्रा जी कोई स्पीकर नहीं है, हम एक जस्ट एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हैं। तो जो अगर आपने 3 साल जो एमडीआरटी करी है ना, तो कुछ ना कुछ आपने एक ऐसा अलग करा है जो बाकी 10,90,000 एजेंटों ने नहीं करा। ठीक है। लास्ट ईयर 10,000 एजेंट थे एमडीआरटी, और 11 लाख हमारे एजेंट है। 10,90,000 ने वो नहीं करा जो आपने करा है, और लगातार 3 साल से करो। पहले साल की 1 साल की तुक्का होती है, कोई अच्छा कस्टमर मिल गया, हो गई। दूसरे साल की होता है रिपीटेड हो, पिछले साल का बिजनेस पड़ा है। लेकिन जो तीसरे साल भी जिसकी हो जाए ना, तो प्लानिंग होती है पूरी, और वो प्लानिंग ऐसी नहीं है, वो प्लानिंग कोई बहुत अच्छी प्लानिंग आपने करी हुई है। किसी दिन सोचेंगे आपसे भी ऐसा कुछ। सर कोई भी एक आइडिया प्लानिंग का सर, देवेंद्र जी? सर कुछ तो सीक्रेट रहने दो दिनेश जी। अच्छा ठीक है सर, का नंबर ले लेना, आप उनसे बात कर लेना। क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए लोगों को, नहीं तो सुनने कौन आएगा फिर बाद में। कंबू जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ, मैं भी अनम्यूट हो गया। हाँ हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है। मैं भी अनम्यूट हो गया हूँ। आपका कोई क्वेश्चन? हाँ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। सोना कुछ प्लानिंग के बारे में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा। और कोई साथी जिसका कोई सवाल हो? मुझे म्यूट हो, क्या चला रखे है? बच्चे बैठा रखे शायद। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ वो बस साइड में। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? रोहित जी, अरुण जी, सीमा रस्तोगी जी, तकुना जी,
किसी का भी कोई सवाल हो अनम्यूट हो सकता है अपनी तरफ से। नहीं सर मेरा नहीं है। अच्छा, तो थैंक यू। तो ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें वक्त दिया। आपको हम बीच बीच में परेशान करते रहेंगे दोबारा, क्योंकि आप तो हमारे घर की प्रॉपर्टी हो, तो हम तो मतलब ये मानते हैं। मेरे को LIC में लाने में, मेरी शादी कराने में, मतलब जिन लोगों का साथ है और जिन लोगों का हाथ है, वो उनमें सतीश मिश्रा जी का भी है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें छोड़ न देता हूँ। मैं जैसे इंक्लूडिंग डीओ, इन्होंने जबरदस्ती फोर्सफुली करा है। तो जब कभी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो एक पेज आपके ऊपर भी लिखूंगा। थैंक यू। और केसी के साथ हम हमने फॉर्मली, क्योंकि कोई सवाल नहीं है, हमें बड़ा मजा आया, बहुत सारी चीजें हमें इससे मिली। सबसे बड़ी बात ये लगी कि लगे रहो आप, 1992 से लगे रहे तो कहीं ना कहीं पहुंच गए जी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी, आपके दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? एक बेटा है, एक बेटी। बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ। और बेटी मेरी 12th के बाद अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है। अच्छा, तो आप LIC के अलावा कुछ और काम भी करते हो क्या? ये मतलब मैं नए एजेंटों के लिए समझना चाह रहा हूँ कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद उनकी फैमिली इस बिजनेस से चल जाएगी या नहीं चलेगी? उनकी फैमिली सिर्फ 5 साल बाद से ही चलनी शुरू हो जाएगी बिना कुछ किए, लेकिन 5 साल उन्हें लग के करना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक ठीक यू। है। खत्म करते हैं मीटिंग को। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।